हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी का पार्ट नंबर 2 है आपके समक्ष, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित टॉप 100 हमारी जो सीरीज चल रही है सवालों की, उसका पार्ट 2 आपके समक्ष है, जिसमें हम अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 आपके समक्ष रहा। देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? यानी कि भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, यह प्रावधान 2020 की जो शिक्षा नीति उसमें किया गया है। कितने प्रतिशत की बात कही गई है? 12%, 6%, 5%, 4%? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। 6%, देश की जीडीपी का 6% भाग है जो शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला सवाल 22 नंबर। पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है एनईपी 2020 के अनुसार? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में बांटा गया है, 4 स्टेज में बांटा गया है। और इसका सही अनुक्रम क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। आप इस सवाल के उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं और फिर हम राइट आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 10+2 ढांचे को 5+3+3+4 में विभाजित करती है। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए। एनईपी 2020 के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया गया है, उनमें पहला जो चरण आएगा वो है मूलभूत चरण, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। और इस फाउंडेशनल स्टेज की जो काल अवधि है वो है 5 ईयर्स। उसके बाद में प्रारंभिक चरण को हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं और इसकी काल अवधि 3 ईयर्स। उसके बाद है मध्य चरण, जिसको हम मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं, और इस मिडिल स्टेज की अवधि है 3 ईयर्स। और जो चौथी स्टेज है माध्यमिक या सेकेंडरी स्टेज जिसे कहते हैं, उसकी काल अवधि है 4 ईयर्स। तो इस प्रकार जो फाउंडेशनल स्टेज है, उसके बाद आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद में मिडिल स्टेज और उसके बाद में आएगी सेकेंडरी स्टेज। इन 4 स्टेजों की बात कही गई है नई शिक्षा नीति 2020 में। जो पहला चरण है ये आपका 5 साल का रहेगा, फिर दूसरा चरण 3 साल का, फिर तीसरा चरण 3 साल का, फिर चौथा चरण 4 साल का।
अब जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें कौन सा आयु वर्ग आएगा? तो इसमें आयु वर्ग आएगा 3 से 8 तक का, 3 ईयर से लेकर 8 ईयर्स तक। प्रारंभिक चरण में आपका आएगा 8 ईयर से 11 ईयर्स। मिडिल स्टेज में आपका आएगा 11 से 14, और जो सेकेंडरी स्टेज है माध्यमिक चरण उसमें आएगा 14 से 18। ये आयु वर्ग इनमें शामिल होगा। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि इन स्टेजों का कालक्रम क्या है, पहली स्टेज कौन सी है, अंतिम कौन सी है, और इनमें कौन सा आयु वर्ग शामिल होगा, और इनकी काल अवधि कितनी है। अब जो पहला चरण है मूलभूत चरण, इसमें 3 ईयर्स से 8 ईयर्स तक बालक है जो प्रथम 3 सालों में, इन 5 सालों के प्रथम 3 सालों में बालक जो आंगनवाड़ी शिक्षा होती है, प्री बाल वाटिका, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसको प्राप्त करेगा। और इन 5 सालों के जो लास्ट 2 साल है, यानी उसमें बच्चा है जो क्लास 1 और क्लास 2 उत्तीर्ण करेगा। यानी मूलभूत चरण में बालक है जो आंगनवाड़ी प्लस क्लास 1 और क्लास 2 को उत्तीर्ण करेगा। फिर है आपका जो प्रारंभिक चरण है, प्रिपरेटरी स्टेज है 3 ईयर्स की, इसमें बालक क्लास 3, 4 और 5 को उत्तीर्ण करेगा। जो मिडिल स्टेज है इसमें बालक है जो क्लास 6, 7 और 8 को उत्तीर्ण करेगा। और जो माध्यमिक चरण है सेकेंडरी स्टेज, इसमें बालक क्लास 9, 10, 11 और 12 को उत्तीर्ण करेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है 2020 में नई शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट सवाल नंबर 24 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, फाउंडेशन स्टेज। जो पहले 5 साल है उनको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। यानी कि पहला चरण हमारा है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज, और चौथा है हमारा सेकेंडरी चरण, जिसको माध्यमिक चरण कहते हैं। ये 4 चरण है, इनका ये क्रम रहेगा। जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें आपके 3 से 8 साल के आयु वर्ग के बालक इसमें आएंगे। और जो हमारा प्रारंभिक चरण प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें आपके 8 से 11 ईयर्स आयु वर्ग के बालक आएंगे। और जो हमारा मिडिल स्टेज है इसमें 11 से 14 ईयर्स के बालक आएंगे। और जो माध्यमिक चरण है इसमें 14 से 18 ईयर्स आयु वर्ग के बालक इसमें आएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा, यानी किस कक्षा से शुरू होगा? कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10, कक्षा 12।
तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कक्षा 6 से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने की बात है जो एनईपी 2020 में कही गई है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6। यानी कि कम से कम बालक को कितनी कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, कक्षा 5 तक कम से कम। आगे कहा गया है कि इसे कक्षा 8 या उससे अधिक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम से कम कक्षा 5 तक तो मातृभाषा में शिक्षा देनी है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, कक्षा 5 तक। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? एनईपी 2020 में एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्शन पॉलिसी, नेशनल एग्जाम पॉलिसी। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। इसका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और यह हमारी आई है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां आपको सवाल नंबर 28, 29, 30 और 31 दिखाई दे रहे हैं। पहला है, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया है था? 2010, 2014, 2009, 2020। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया था। ऑप्शन बी राइट होगा। एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी? तो ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि इससे पहले आजादी के बाद पहली शिक्षा नीति आई 1968 में, उसके बाद 1986 में, और इसके बाद 2020 में। तो ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है और ये 34 साल के बाद आई है और 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है 2020। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो 1968 में आई, 2020 में आई और 1986 में। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल है 31 नंबर, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है? तो ये 34 वर्षों के बाद लागू हुई है। जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी उसे संशोधित किया गया था 1992 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 32, 33, 34 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 10, कक्षा 12? तो ऑप्शन बी राइट होगा, कक्षा 6 से व्यावसायिक कोर्स आरंभ करने की बात कही गई है एनईपी 2020 में। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? किस पाठ्यक्रम को समाप्त किया गया है? डीएलएड, बीएड, एमफिल, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। नई शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद?
तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यदि आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल का करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण फैक्ट है, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है, कक्षा 6 से इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए, और व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी, यानी कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी तैयार करेगी। और एनसीईआरटी की स्थापना हमने 1961 में हुई है। तो व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की शुरुआत कक्षा 6 से होगी, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूली शिक्षा के लिए कौन बनाएगा? एनसीईआरटी बनाएगी। एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे यदि आप 1 वर्ष के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यदि आप छोड़ सकते हैं, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री, और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री आपको मिलेगी। यानी किसी ने 1 वर्ष का कोर्स किया है तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष का किया है तो डिप्लोमा, और 3 वर्ष का किया है तो डिग्री, और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री मिलेगी आपको। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है। तो सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा? 1 साल का कोर्स किया है तो, 2 साल का किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का किया है तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल का किया है तो आपको शोध के साथ डिग्री मिलेगी, स्नातक या अन्य की। अगला सवाल है 35 नंबर, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में कौन से एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी? यानी छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में कौन से एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी? दीक्षा परख विद्या टेस्ट। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, परख नामक। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में कौन से एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी? परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार क्या है? आइए चेक करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति यानी प्रमोशन की बात कही गई है। इसके अलावा कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है जो 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी का विकास किया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसको दायित्व सौंपा गया है कि वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करें। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करने का दायित्व किसके पास है? वो है एनसीटीई के पास, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को यह दायित्व सौंपा गया।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। यानी कि अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन बनाएगी? तो ये एनसीटीई बनाएगी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बनाएगी। किसकी सिफारिश के आधार पर, किसके साथ परामर्श के आधार पर? एनसीईआरटी के साथ परामर्श करेगी। और उसके बाद है जो ये अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाएगी। जबकि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन बनाता है? स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन बनाएगा? वो बनाएगी एनसीईआरटी। जबकि अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीटीई बनाएगी और ये परामर्श करेगी एनसीईआरटी के साथ। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि यह प्रावधान किया कि 2030 तक अध्यापन हेतु कम से कम 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री होनी चाहिए। अगला सवाल है, शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्रों में तकनीकी के प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी स्थापना की जाएगी शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, हिंदी में ये नाम है, और इंग्लिश में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF नामक एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी की स्थापना की जाएगी, यानी स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। ये प्रावधान NEP 2020 में किया गया है। यानी तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, उपयुक्त सभी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, बच्चों के लिए बनाया जाएगा। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? दीक्षा, परख, NEPS, NCERT। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परख। ऑप्शन बी राइट होगा। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में P का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस, बी पॉलिसी, सी प्रॉब्लम, डी पार्टिसिपेट। बहुत ही अच्छा सवाल है कि परख में P का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म भी हमें आनी चाहिए। तो P का अर्थ है परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए राइट होगा। आइए परख के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है परख? परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। P से बनेगा परफॉर्मेंस, A से बनेगा असेसमेंट, R से बनेगा रिव्यू एंड A से बनेगा एनालिसिस
ऑफ के से बनेगा नॉलेज, फॉर एच से बनेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रक, यह है जो समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, उसकी समीक्षा और विश्लेषण के बारे में की स्थापना है जो किसने की है, इस प्रक नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना किसने की, इसकी स्थापना एनसीईआरटी ने की है। स्थापना कब की थी, 8 फरवरी 2023 को एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में की गई है। इस प्रक का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनिवार्य अन्य कार्यों के साथ साथ छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करने और गतिविधियों को लागू करने के मूल उद्देश्यों को पूरा करना, यानी इसको अन्य कार्य सौंपे गए, उनके साथ साथ यह है जो छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित मानदंड है, मानक है, दिशा निर्देश निर्धारित करेगा, गतिविधियों को लागू करने के मूल उद्देश्य को पूरा करना, इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया है। पर के लिए फॉक्स के 4 प्रमुख क्षेत्र है। पहला है इनका क्षेत्र है योग्यता आधारित मूल्यांकन में समता का विकास करना। दूसरा, बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण कराना, और यह उपलब्धि सर्वेक्षण हुआ है आपका क्लास 3, 6 और 9 का। नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ है प्रक के तहत क्लास 3, 6 और 9 का, यानी बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण करवाना। स्कूल बोर्डों की समतुल्यता के बारे में मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करना। आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड विकास और उसका प्रसार करना, ये काम है जो इस परख को सौंपे गए हैं। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 8 फरवरी 2023 को की है। किसने की, एनसीईआरटी के द्वारा की गई है। अगला सवाल है 40 नंबर, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण हेतु, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, ऑप्शन सी है अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच, उचित शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह दीक्षा पोर्टल है जो इसके तहत शिक्षक, छात्र और अभिभावक इन तीनों की पहुंच दीक्षा पोर्टल तक है। आइए एक एक करके बात करते हैं। दीक्षा पोर्टल और इसका एप्लीकेशन भी है दीक्षा नाम से प्ले स्टोर पर। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी द्वारा और भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को ऑनलाइन रूप में उपलब्ध करवाया गया है इस दीक्षा पोर्टल पर, यानी कि कक्षा 1 से 12 तक की किताबें हैं इसमें, जिनको विद्यार्थी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी स्टोरेज कर सकता है। और इसमें क्यूआर कोड दिए गए हैं, जो किताबों में जो क्यूआर कोड है उनको बालक इस पोर्टल के माध्यम से एक्सेस कर सकता है और उनसे संबंधित अन्य सामग्री भी पढ़ सकता है। इस दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12 तक वीडियो लेक्चर उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट है, महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है, उन सब का समावेश किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए कौशल प्रोग्राम, ट्रेनिंग इत्यादि का भी यह संचालित करता है और उनका बायोडाटा भी संग्रह है।
अभिभावक भी इस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। टीचर्स है जो इसके ऊपर अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, वीडियो क्लासेस अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना इसका कार्य है। इसके साथ साथ ये बच्चों के कौशल को विकसित करने का भी कार्य करता है, बच्चों को शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है। इस पर एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें स्टोरेज की गई हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। वीडियो क्लासेज हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, वर्कशीट है, वर्कबुक है, और राज्य के द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें बनाई गई उनको भी इसके ऊपर अपलोड किया गया है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण भी इस पर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शन ए, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। ऑप्शन सी है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ऑप्शन डी है, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सही है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। जबकि पहला कथन गलत है कि विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बिल्कुल नहीं है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक नहीं है। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल है 41 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? यहां कथन दे रखे हैं 4, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम की क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। 2, 3 और 4। पहला गलत है। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, यह आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में तनाव और भय को कम करना है। तनाव पैदा करेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा? अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, यह बिल्कुल सही है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, यह भी सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड डिव्यूल्ड यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। आइए इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित मेरू शब्द का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इस नीति के मुताबिक देश के हर जिले में साल 2030 तक कई बड़े बहुविषयक शैक्षिक संस्थान होंगे और ये संस्थान है जो आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों पर कार्य करेंगे। यानी कि इस प्रकार बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है जो एनईपी 2020 में किया गया है। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईआईटी और आईआईएम की आदि की तर्ज पर मेरू बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यह एनईपी 2020 की जो उसमें लिखा गया है, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात स्पष्ट वर्णन है, उसी की ये स्लाइड है कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईआईटी और आईआईएम आदि की तर्ज पर मेरू यानी बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय, मेरू की फुल फॉर्म है बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्च वैश्विक मानकों को अर्जित करना और ये देश में भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्च मानक भी स्थापित करेंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना, मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। हमने बात की थी कि परख का उद्देश्य है मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। परख की स्थापना एनसीईआरटी द्वारा की गई, एनसीईआरटी द्वारा। इसके सहयोगी के रूप में 2023 में। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? पहली बात है एबीसी क्या है? एनईपी 2020 में एबीसी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना छात्रों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। यानी कि एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। ये एक सिस्टम होगा जिसके तहत छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उसकी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाया गया है, जिसमें देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में उचित क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र के साथ अध्ययन करने की स्वतंत्रता, जिससे उन्हें डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा आदि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यानी कि आप किसी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं और आपको अभी किसी दूसरे शिक्षण संस्थान में अध्ययन करना है, तो आप इस एबीसी के माध्यम से यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से आपने जो वहां पर जो क्रेडिट, जो अंक या जो ग्रेड प्राप्त किए हैं, उनका आपका ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी शिक्षण संस्थान में। यानी कि आप विद्यार्थी टू विद्यार्थी, स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्रेडिट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, केवल इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थान टू शैक्षणिक संस्थान आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि आज आप इस शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं और कल आपको किसी दूसरे शिक्षण संस्थान में अध्ययन करना है, तो आपके जो इस शिक्षण संस्थान में आपने जो क्रेडिट प्राप्त किए हैं वो आपके दूसरे शिक्षण संस्थान में ट्रांसफर हो जाएंगे जब आप किसी दूसरे शिक्षण संस्थान में अध्ययन करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रावधान क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एबीसी का। इसका है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना की गई है जो छात्रों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? ऑप्शन ए संरचनावादी, 2 व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर, अन्वेषण आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास की ओर, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो इस सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। एनपी 2020 में कहा गया है कि रटन आधारित अधिगम से हमें अवधारणात्मक समझ की ओर बढ़ना है। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक छात्र की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है कि शिक्षा निम्नरूप होनी चाहिए। 21वीं सदी के आकांक्षी लक्ष्यों के साथ गठबंधित होनी चाहिए। यह रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर देती है, यानी रटंत और परीक्षा के लिए सीखना नहीं होना चाहिए। शिक्षा के तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम अच्छे इंसानों का विकास करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा अन्वेषण आधारित, खोज उन्मुखी, शिक्षा केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीली और निश्चित रूप से सुखद होनी चाहिए। समस्या समाधान, गहन चिंतन, वैज्ञानिक स्वभाव, सृजनात्मक कल्पना, ध्वनि, नैतिक आधार और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली होनी चाहिए। इसे प्रायोगिक शिक्षा को अपनाना चाहिए जिसमें व्यवहारिक शिक्षा, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र आदि शामिल है। एनईपी 2020 अभ्यास और प्रयास पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है और पाठ्यपुस्तक या शिक्षक केंद्रित शिक्षा और अधिगम के आकलन को बढ़ावा नहीं देती है। यह शिक्षार्थी केंद्रित है। एनईपी 2020 वास्तविक जीवन के अनुभव और अधिगम के लिए आकलन द्वारा अधिगम पर जोर देती है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ पर आधारित अधिगम उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा या किया गया है, किसके द्वारा? यानी कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक कौन निर्धारित करेगा एनईपी 2020 के अनुसार? एनसीईआरटी, एनसीटीई, एआईसीटीई, एसईआरटी। तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करने का जो जिम्मा सौंपा गया है वो सौंपा गया है एनसीटीई को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको सौंपा गया है। और ये एनसीईआरटी के परामर्श से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करेगी। एनसीटी इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यह शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक का निर्माण करेगी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं मानकीकरण से लचीलेपन की ओर, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुभाषावाद से कठोरता की ओर, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, मानकीकरण से लचीलापन, यानी कि शिक्षा नीति लचीलेपन के गुण को समावेशित करती है। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना कदापि नहीं हो सकता। हम केवल परीक्षा के लिए नहीं सीखते। बहुभाषावाद से कठोरता की ओर, बिल्कुल नहीं। यह शिक्षा नीति कठोरता से बहुभाषावाद की ओर बढ़ावा देती है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की बात करती है कि बहुभाषावाद से कठोरता की ओर। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं।
ये योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर अग्रसर है। तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। अगला सवाल है, किस वर्ष तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा? यानी कि वह कौन सा ईयर है उस तक सभी वर्तमान जो जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनका उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। 2025, 2027, 2035, 2040। इस सवाल का राइट उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका क्या राइट, 2040 तक सभी वर्तमान उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनका उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना होना चाहिए 2040 तक। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले किस वर्ष तक बहुविषयक संस्थान बनाने के लिए योजना बनाएंगे और फिर धीरे धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर तक बढ़ाएंगे? वहां तो ऊपर कहा गया है कि किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान अपने आप को बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करेंगे, तो 2040 तक उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में बहुविषयक शिक्षा संस्थान होना चाहिए। जबकि यहां कहा गया है कि वे किस वर्ष तक योजना बनाएंगे, योजना अनिवार्य रूप से उन्हें किस वर्ष तक बनानी होगी, 2025, 2030, 2035, 2050। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2, 2030 तक। 2030 तक ये योजना बनाएंगे। यानी सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनने की योजना बनाएंगे, फिर धीरे धीरे छात्रों की नामांकन संख्या में वांछित स्तर तक बढ़ाएंगे और 2040 तक उनको बहुविषयक संस्थान स्थापित करना ही होगा। ये एनईपी 2020 की जो बुक है उसका स्लाइड है कि 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थान का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना होगा। बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए और जीवंत बहुविषयक समुदायों के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में छात्र नामांकन होंगे। क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनने की योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर तक बढ़ाएंगे। प्रत्येक सवाल को हमने ऑफिशियली प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अगला सवाल है 50 नंबर। वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्याय संगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्च स्तर शिक्षा संस्था स्थापित और विकसित किए जाएंगे। इसके लिए किस वर्ष तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्च स्तर शिक्षा संस्थान होगा? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? कम से कम एक, प्रत्येक जिले या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्च स्तर शिक्षा संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा। इसकी कल्पना किस वर्ष तक की गई है? 2025, 2030, 2035, 2040। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। 2030 तक कहा गया कि जिले या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्च स्तर शिक्षा संस्थान होना चाहिए। 2030 तक ये कल्पना की गई है। वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्याय संगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्च स्तर शिक्षा संस्थान स्थापित और विकसित किए जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्च स्तर शिक्षा संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा।
जो श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में यह प्रयास रहेगा स्थापित करने का, जिनके निर्देशों का माध्यम स्थानीय भारतीय भाषाओं में या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात जो कि 2018 में हमारा था 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। यानी ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो हमारा उसको बढ़ाना है, जो कि काफी कम है। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों का विकास किया जा सकता है, लेकिन समता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को समेकित महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2018 में हमारा जो उच्च शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात 26.3% था, उसका हमने लक्ष्य रखा है 2035 तक 50% प्राप्त करना, जबकि हमने स्कूली शिक्षा में इस लक्ष्य को रखा था 2030 तक 100% प्राप्त करना, और 2030 तक प्रत्येक जिले या उसके समय कम से कम एक बड़ा बहुविषयक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने इस क्लास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अलावा यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा, लाइक और कमेंट भी करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।